बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे बेटे की 5वीं शादी थी। हर औरत मुझे अजीब नजर से देख रही थी कि ये कैसी सास है जो बहू को तलाक दिलवाती है। अब मैं उनको कैसे बताती कि बहू को मैं नहीं बल्कि बहू खुद ही पहली रात कमरे से चिल्लाती हुई भागती है और तलाक ले लेती है। हालांकि मेरा बेटा मशहूर बिजनेसमैन था। इस बार मैंने सोच समझकर गूंगी लड़की ढूंढी ताकि वो तलाक न मांग सके, मगर पहली रात वो भी भागती हुई कमरे से बाहर निकली और मुझे इशारों से कुछ समझाने लगी। जो ही मैंने अंदर कदम रखा तो पांव तले से जमीन निकल गई। मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। हर वो सहूलत मेरे पास मौजूद थी जिसकी खातिर लोग सारी सारी जिंदगी मेहनत और मुशक्कत करते रहते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी। वो कमी एक अदद अच्छी बहू की थी। आप कहेंगे कि ये कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है, ये कमी तो दूर की जा सकती है, मगर सच बताऊं तो ये कमी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रोग बन गई थी। मेरा बेटा 28 बरस का हो चुका था, मगर मैं अभी तक उसका घर नहीं बसा सकी। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने बेटी का घर बसाने की कोशिश नहीं की। दरअसल मैंने तो 3 बार अपनी बेटी की शादी भी कर दी थी। हमें रिश्ता बहुत जल्दी और बड़ी आसानी से मिल जाया करता था, क्योंकि मेरा मुजम्मिल लाखों में एक था, खुश शक्ल, खुश गुफ्तार, और फिर वो कमाता भी तो बहुत अच्छा था। मगर तीनों बार बहुत बड़ी अनहोनी हुई थी। शादी की पहली रात ही मेरी तीनों बहुएं चिल्लाती हुई अपने शौहर के कमरे से बाहर आती थी और यही राग अलापती थी कि हमें अभी की अभी तलाक चाहिए। मैं बहुत बार समझाने की कोशिश करती, मगर बेसूद। मैं अपनी बहुओं को इमोशनल ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करती कि देखो मेरा बेटा तो लड़का है, लड़का 10 बार भी अपनी बीवी को तलाक दे दे तो भी लोग इस बात को ज्यादा सर पर नहीं लेते, मगर लड़की अगर एक बार ही तलाक ले ले तो लोग उसको अछूत समझने लगते हैं। और फिर इस तरह माँ बाप की इज्जत भी तो खराब होती है ना, कि बेटी की कोई तरबियत ही नहीं की, वो शादी की पहली रात ही तलाक लेकर घर आ गई है। मेरे लाख बार समझाने के बाद भी सब कुछ बेसूद ही रहता था। मेरा बेटा इस वजह से बहुत परेशान रहने लगा था, जबकि मैं चौथी बार उसका घर बसाने की कोशिशों में लगी हुई थी। मगर जब ये बात मेरी बेटी को पता चली तो उसने घर में खूब हंगामा बर्पा किया था। वो कहने लगा, अम्मी अब मेरी बस हो गई है, मैं अपना मजीद मजाक नहीं बनवाना चाहता। आपको पता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, तरह तरह के लोगों में मेरा उठना बैठना है। जब लोग मुझसे मेरी शादी के मुतालिक सवाल करते हैं कि ये शादी भी क्यों न चली, तो मुझे बहुत सुबकी होती है, क्योंकि मुझे तो खुद मालूम नहीं है कि मेरी शादी क्यों नहीं चल रही। अब चौथी बार मैं इस अजियतनाक मरहले से गुजरना नहीं चाहता। मैं चुप कर गई थी, क्योंकि मेरा बेटा भी हक बजानिब था। खैर मैं अपनी परेशानी लेकर अपनी बेटी के पास गई थी। मेरी बेटी मुजम्मिल से 4 बरस छोटी थी। अब तो उसकी भी शादी की उम्र थी, मगर मैं चाहती थी कि एक बार बहू घर में आ जाए तो ही अपनी बेटी को रुखसत करूं। मेरी बेटी भी अब इन हालात से चिढ़ने लगी थी। वो अक्सर मुझसे गिला किया करती थी, लगता है अम्मी आप मुझे घर में बिठाकर बूढ़ा करना चाहती हैं। और तब मैंने थक हार कर उसको सच्चाई से आगाह कर दिया था। मैं बोली, बेटी ये तुम्हारे अब्बू की वसीयत थी। उन्होंने मरने से पहले कहा था कि पहले मेरे बेटे की शादी करना और फिर मेरी महविश को ब्याहना। जब से महविश ने अपने अब्बू की वसीयत के मुतालिक सुना था, उसके शिकवे खत्म हो गए थे। वो कहने लगी थी कि मैं अब्बू की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करूंगी। खैर मैं अपनी बेटी के कमरे में गई तो वो लैपटॉप पर कोई फिल्म देखने में मसरूफ थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गई थी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मेरी बेटी परेशान हो गई और बोली, अम्मी क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? मैं बोली, बेटा मैं चाहती हूँ कि मुजम्मिल की शादी हो जाए ताकि मैं तुम्हारे हाथ भी पीले कर सकूं, मगर मुजम्मिल अब शादी करना ही नहीं चाहता। वो कहता है कि अब तो मुझे शादी के नाम से ही डर लगता है। ये बात सुनकर मेरी बेटी के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, अच्छा अम्मी आप ऐसा करें कि मुझे मार ही दे, क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई खुशी तो आनी नहीं है। मैं शर्मिंदा सी हो गई थी। फिर मेरी उदासी भांप कर वो कहने लगी, अम्मी आप फिक्र न करें, मैं भाई को समझाऊंगी, बल्कि इस बार तो उनके लिए मैं ही लड़की ढूंढ दूंगी। मैं अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी। खैर मुझे अब नहीं हुआ कि उसने मुजम्मिल को चौथी शादी करने के लिए रजामंद कैसे किया था। मुजम्मिल ने खुद ही मुझे इजाजत दे दी थी। कहने लगा, अम्मी मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए चौथी शादी पर रजामंद हो गया हूँ, मगर मेरी ये ख्वाहिश है कि इस बार आप किसी सुलझी हुई लड़की को मेरे लिए चुनिएगा। कोई बेवा या तलाक याफ्ता लड़की भी मुझे मंजूर होगी, मगर मेरा साथ निभाने वाली होनी चाहिए। अगर इस दफा भी मेरी तलाक हो गई तो मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपने बेटे से कहा कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सोच समझ कर लड़की ढूंढूंगी। मैंने महविश से भी कहा कि अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छी लड़की है तो मुझे उसके मुतालिक बताना। खैर बड़ी छानबीन के बाद मैंने एक गरीब घराने से लड़की चुन ली थी, और वो भी इस तरह कि उस लड़की के आगे पीछे कोई नहीं था। वो अपनी खाला के घर की पली बड़ी थी। अब उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि लड़के की पहली 3 तलाकें क्यों हुई हैं। वो तो बस चाहती थी कि उनके सर से बोझ उतर जाए। ये शादी मैंने मुजम्मिल की ख्वाहिश पर सादगी से ही की थी। मैंने ज्यादा लोगों को इनवाइट इसलिए भी नहीं किया था क्योंकि मुझे फिर जगह जगह लोगों के सवालों के जवाब देना पड़ने थे। अब तो मैंने सबकी नजरों में अपने लिए हिकारत देखी थी। लोग ये समझने लगे थे कि शायद मैं ही अपनी बेटी का घर बसाना नहीं चाहती, मगर क्या कोई सगी माँ अपनी औलाद के साथ ऐसा कर सकती है? हरगिज नहीं। खैर मेरे मुजम्मिल की चौथी दुल्हन भी माशाअल्लाह बहुत प्यारी थी। वो कम उम्र भी थी और कम गो भी।
रुखसती के वक्त वो मेरे कान में बस इतना बोली थी, आंटी मेरी माँ नहीं है, मैंने बड़ा यतीमाना सा बचपन गुजारा है, आप मेरी माँ बनकर रहिएगा। मैं बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी बच्ची, मगर तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम भी मेरी बेटी बनकर रहोगी और तुम्हें मुजम्मिल से जो भी शिकवा होगा वो तुम मुझसे आकर शेयर करोगी, फिर मैं उसके कान खींचूंगी तो वो खुद ही इंसान बन जाएगा। दरअसल बात ये थी कि मैं चाहती थी कि हम दोनों के दरमियान एतमाद की फिजा कायम हो जाए और वो तलाक लेने से पहले ही मुझे सारी परेशानी बता दे, ताकि मुझे भी तो पता चले कि इस तलाक के खेल के पीछे असल वजह क्या है। और यूं सना मेरी चौथी बहू बनकर घर आ गई थी। मैं उसे उसकी सुहाग की सेज पर बिठाई थी। खुद मेरी जान हलक में अटकी हुई थी, इसीलिए मैं दुआएं करती रही थी कि या अल्लाह आज की रात खैरियत से गुजर जाए। अगर आज की रात आराम से गुजर जाती तो आगे खैर ही खैर होना थी। मुझे कमरे में आया भी 1 घंटा ही हुआ था कि सहन से चीखों की आवाजें सुनाई दी थी। मैंने दिल पर हाथ रख लिया था, या अल्लाह क्या अब ये लड़की भी तलाक ले लेगी। मैं जल्दी से बाहर निकली तो सना मेरे गले से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, आंटी आप मुझे बचा लें। वो बहुत खौफजदा थी। मैं बोली, क्या हुआ है, मुझे खुलकर बताओ। वो गंग सी हो गई थी। मैं उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आई और बोली, मुझे अब बताओ कि क्या हुआ है, तुम चिल्ला क्यों नहीं थी। वो कहने लगी, आंटी मुझे अपने घर जाना है, मुझे बहुत खौफ आ रहा है, यहाँ मेरी जान को खतरा है। मैं बोली, किससे खतरा है। उसने मुझे इस बात का जवाब नहीं दिया था। मैं बोली, सना तुम फिर से अपनी खाला के घर जाना चाहती हो, जहाँ तुमने बड़ी सिसक कर जिंदगी गुजारी है। तुम हर खुशी से दूर रही, अब तुम पागल हो क्या जो वहाँ फिर से जाना चाहोगी। और अगर तुम चली भी गई तो तुम्हारी खाला तुम्हें अपने घर में नहीं रखेंगी। वो कहने लगी, ठीक है ना रखे वो मुझे अपने पास, मैं दारुल अमान चली जाऊंगी। फिर मैंने सना को आने वाले वक्त से भी खौफजदा किया था। उसको बताया कि औरत की असल जिंदगी तो अपने शौहर के घर ही होती है। जो लड़की तलाक लेकर चली जाती है वो जमाने वालों की नजरों से गिर जाती है। वो कुछ भी नहीं बोली थी। मैं सारी रात उसके साथ जागती रही थी। सुबह 6 बजे के नजदीक शायद मेरी आंख लग गई थी और जब मैं सोकर उठी तो मेरी बहू हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। मैंने तो अपना सर अपने हाथों में गिरा लिया था। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं अपनी बेटी का सामना कर सकती। अगर वो मुझसे सवाल कर लेता कि अम्मी आपको मेरी जिंदगी का मजाक बनाकर क्या मिल गया है, तो मैं उससे क्या कहती। मैं अपने कमरे में ही छुपी बैठी थी। जब थोड़ी देर बाद मेरी बेटी भी वहीं आ गई, मैं उससे भी नजरें चुराने पर मजबूर थी। महविश कहने लगी, अम्मी देखा आपके बेटे ने अपनी चौथी बीवी के साथ भी क्या कर दिया। मैं महविश की बात सुनकर चौंक गई थी। मैं बोली, क्या मतलब तुम्हारा। महविश कहने लगी, अम्मी मुजम्मिल भाई जानबूझकर कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उनकी बीवियां शादी की पहली रात ही उनसे तलाक ले लेती हैं। ये भी तो हो सकता है कि भाई शादी के काबिल ही ना हो, वो महज आपके डर से और माशरे के दबाव में आकर शादी कर लेते हैं, मगर जब उनकी हकीकत उनकी किसी बीवी पर खुलती है तो फिर वो तलाक लेकर भाग जाती है। मैं तो महविश की बात सुनकर ही लरस गई थी। इतना कहकर वो मेरे कमरे से चली गई थी, जबकि मुझे गहरी सोच में डुबो गई थी। मैंने अपनी अकल पर मातम किया था कि मैंने आज तक ये क्यों न सोचा था कि मेरी बहुएं शायद मेरी ही बेटी की वजह से तलाक ले लेती हूँ, जबकि मैं तो हमेशा लड़की को ही गलत समझा करती थी। शायद ये बात किसी ने सच कही है कि देसी माओं को अपने बेटों में कोई खामी नजर नहीं आती। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी और इस बार मेरा बेटा कमरे में दाखिल हुआ था। उसके चेहरे पर बड़ा गुस्सा था। कहने लगा, अम्मी आपकी पसंद की हुई लड़की फिर से भाग गई। मुझे बताएं आप मेरे लिए किस किस्म की लड़की पसंद करती हैं कि वो शादी की पहली रात ही भाग जाती है। अब की बार तो मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैं फुनकार कर बोली, मुसम्मिल मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ही बीवियां क्यों भागती हैं घर से। शादी की पहली रात तुम अपनी बीवी के साथ ऐसा क्या करते हो कि वो चीखती हुई तुम्हारे कमरे से निकलती है और फिर इस घर में रहने के नाम पर भी कांपने लगती है। यहाँ तक कि एक बेसहारा लड़की जिसके पास रहने के लिए अब शायद कोई ठिकाना भी ना हो, वो भी शादी की पहली रात ही तुम्हारे कमरे से चीखती हुई निकली और बात तलाक तक आन पहुंची है। मुझे बताओ तुम क्या कर रहे हो, तुम चाहते क्या हो। मुजम्मिल ने बड़ी हैरत से मेरी जानिब देखा था। वो बोला, अम्मी आप मुझ पर शक कर रही हैं, मैं आपका बेटा हूँ, मैं कुछ गलत कैसे कर सकता हूँ। तब मेरे जहन में तोड़फोड़ होने लगी थी। इतना कहकर मुजम्मिल मेरे कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि उसके अल्फाज मेरे दिमाग में गूंजते रह गए थे। वो कह रहा था, अम्मी मैं आपका बेटा हूँ, फिर कुछ गलत कैसे कर सकता हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। जैसे मैं गलत कर सकती हूँ वैसे तुम भी गलत कर सकते हो मुजम्मिल, क्योंकि तुम मेरी औलाद हो और शायद तुम मुझ पर ही चले गए हो। मैं बैठकर रोने लगी थी, क्योंकि मुझे मेरी जवानी का वो वाकया याद आ गया था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी। दरअसल ये उन दिनों की बात है जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। मैं बहुत हसीन थी और खुश मिजाज भी थी। ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, मगर मुझे जमाने के सारे दाव आते थे। खैर मेरे लिए सबसे ज्यादा दुख की बात यह थी कि मैं एक बहुत ही ज्यादा गरीब घराने में पैदा हुई थी, जहाँ दिन में 3 वक्त की रोटी मिल जाना ऐसे समझा जाता था जैसे हिफ्फत व अकलीम की दौलत मिल गई हो। मेरे घर के तमाम लोग कम में राजी होने वाले थे, जबकि मुझे अपनी जिंदगी से बहुत कुछ चाहिए था। मेरे लिए रोटी ही सब कुछ नहीं थी। खैर मैंने अपने ख्वाबों की चिंगारी को दबाने की कोशिश नहीं की थी। मैं तो उसे और हवा देती रहती थी, यहाँ तक कि कुछ करने की लगन ने मुझे पागल कर दिया था। मेरी ख्वाहिश के पेश नजर अम्मी ने भी मुझे इजाजत दे दी थी। वो कहने लगी, सादिया
तुम्हारे दिल में जो आता है वो करो। ये इजाजत मिलना ही मेरे लिए बहुत था। मैंने पार्लर का काम सीखना शुरू कर दिया था। मैं शुरू से ही बहुत सही थी, हर चीज बहुत जल्दी सीख जाया करती थी और इस चीज की बदौलत मैं महज 6 माह में हर चीज सीख गई थी। मैं जिस जगह से ये काम सीख रही थी, जब उन्होंने मेरी ये लगन देखी तो कहने लगी तुम बहुत आगे जाओगी। और ये बात सुनकर मैं अफसुर्दा सी हो गई थी। मैं बोली बाजी, हम जैसे गरीब लोग आगे नहीं जाते, हम यूं ही रोल रोल कर मर जाते हैं। बाजी कहने लगी तुम मायूसी की बातें मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई न कोई इंतजाम जरूर कर दूंगी। मुझे लगा था कि बाजी ने यूं ही मेरा दिल रखने के लिए मुझे दिलासा दिया है, मगर मैं कहाँ जानती थी कि वो तो सच में मेरे लिए कुछ करना चाहती है। उन्होंने एक बहुत बड़े पार्लर की मालकिन से मेरी बात की थी और खूब तारीफें भी की थी कि मेरे पास एक बहुत ही मेहनती लड़की है जो बहुत आगे जाना चाहती है, आप उसे चांस देकर देखें। खैर, उस बहुत बड़े पार्लर में मुझे बुला लिया गया था। पहला 1 महीना तो मेरा टेस्ट किया जाना था और जब ये बात मेरे वालिदैन को पता चली तो वो बहुत खुश हो गए थे। कहने लगे कि इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। मेरी वालदा ने मुझे बहुत सी दुआएं दी थी कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मैं अब बड़े पार्लर जाने लगी थी। उस पार्लर की मालकिन ने मेरा टेस्ट किया तो वो मेरे हाथ की सफाई से बहुत मुतासिर हुई थी। कहने लगी तुम में टैलेंट तो है, लेकिन अभी तुम्हें खुद पर तवज्जो देने की जरूरत है। तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। हमारे पास तो बहुत ऊंचे ऊंचे घरानों की औरतें आती हैं, उन्हें तुम्हारे बोलने का अंदाज अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए अपने बोलने चालने पर तवज्जो दो। हमारे साथ काम करना है तो खुद को हमारे रंग में रंगने की कोशिश करो। मैं तो शुरू से ही शदीद कॉम्प्लेक्स का शिकार थी। मैं चाहती थी कि कोई गुर्बत की छाप को मेरे वजूद से खुरच डाले। मैंने अमीरों के तौर तरीके बहुत जल्द सीख लिए थे और यूं मालकिन अब बाकायदा मुझसे काम लेने लगी थी। मेरा मेकअप और दीगर सर्विसेज सबको बहुत पसंद आती थी और इस बिना पर मेरी मालकिन ने मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह ऑफर की थी। ये तनख्वाह इतनी थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। मेरे वालिदैन भी मुझसे बहुत राजी थे। मेरे घर के हालात बदलने लगे थे, मगर मेरे लिए ये सब भी नाकाफी था। मेरे अंदर कुछ और हासिल करने का जुनून बढ़ता चला जा रहा था। मैं खुद को बहुत ऊंचे मकाम पर देखना चाहती थी। खैर, मेरी मालकिन एक बहुत अच्छी औरत थी, मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी। अगर मैं यूं कहूं कि हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी तो ये भी गलत नहीं होगा। लोग तो कहते हैं कि मुलाजिम और मालिक कभी दोस्त नहीं बन सकते, लेकिन मैंने लोगों का ये कहा गलत साबित कर दिखाया था। मैं अपनी मालकिन का इस तरह ख्याल रखा करती थी जैसे वो मेरी बड़ी बहन हो। मुझे यही लगता था कि शायद मैं अपनी मालकिन से इस कदर मोहब्बत इसलिए करती हूँ क्योंकि उनके मुझ पर बहुत एहसानात हैं। मगर इस मोहब्बत का राज तो बहुत देर बाद मुझ पर खुला था कि मुझे अपने सिवा किसी और से मोहब्बत नहीं थी। और ये जो मैं अपनी मालकिन की जी हुजूरी करती थी वो इसलिए नहीं करती थी कि मैं उसकी एहसानमंद हूँ, बल्कि मैं इसलिए करती थी कि मैं लालची थी। मुझे अपनी मालकिन से इस बात का लालच था कि वो मुझे और से नवाजेंगी। ये उन दिनों की बात है जब मेरी मालकिन की तबीयत खराब रहने लगी थी। वो 3 दिन से पार्लर भी नहीं आ रही थी। मुझे उनकी बहुत फिक्र हुई, इसीलिए उनकी खैरियत दरियाफ्त करने मैं उनके घर पहुंच चुकी थी। वो बहुत ज्यादा अलील थी, उनसे तो बिस्तर से उठा भी नहीं जाता था। ऐसे में उनका कोई ख्याल करने वाला भी नहीं था क्योंकि उनका शौहर मुल्क से बाहर गया हुआ था और मुलाजिम कहाँ ख्याल रख पाते हैं। ऐसे में हर रोज मैं अपनी मालकिन की देखभाल करने के लिए उनके घर चली जाया करती थी। मालकिन का भी मेरे साथ बहुत दिल लगता था। वो कहने लगी कि तुम मेरे पास हर रोज आ जाया करो। इतने दिनों में मालकिन के शौहर भी घर वापस आ चुके थे। मैंने जब उनके शौहर को देखा तो हसद के मारे जलकर राख हो गई थी। वो बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक थे। उनकी जानिब देखकर तो मेरा दिल बेकरार सा हो जाता था। मैं बहाने बहाने से उनसे बात करने की कोशिश किया करती थी, जबकि वो मेरी जानिब से बिल्कुल बेनियाज थे। उन्हें तो अपनी बीवी की बीमारी का ही बहुत सदमा था। खैर, अब मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त मालकिन के घर गुजारने लगी थी। मालकिन तो दवाइयों की जेर असर सोई रहती थी, जबकि पीछे से मैं उनके शौहर का बहुत ख्याल रखा करती थी। खाने पीने का पूछती, कभी उनके कपड़े इस्त्री करने लगती तो कभी कुछ और मेरी अनथक मेहनत रंग ले आई थी। मालकिन के शौहर का ध्यान मेरी जानिब पड़ गया था क्योंकि मैं बहुत ही हसीन लड़की थी। एक कम उम्र हसीन लड़की को आखिर कोई कब तक नजरअंदाज कर सकता था। फिर यूं हुआ कि जमशेद भी बहाने बहाने से मुझसे बात करने लगे थे और मालकिन के बिल्कुल तंदुरुस्त होने से पहले पहले उनका शौहर मुकम्मल तौर पर मेरी मुट्ठी में आ गया था। मैं बेइंतहा खुश थी। मैंने जमशेद से कहा कि वो मुझसे शादी कर ले। उन्होंने भी मेरी बात नहीं टाली थी, बल्कि कहने लगे, सादिया, अगर तुम मेरी बीवी बन जाओ तो इससे ज्यादा मेरी क्या खुशकिस्मती होगी। और यूं हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और उसी दिन सुहाग का जोड़ा पहनकर मालकिन के घर शिफ्ट हो गई थी। मालकिन ने जब मुझे देखा तो वो हक्का बक्का रह गई थी। कहने लगी, ये सब क्या है? तो जमशेद बोले, अब ये मेरी बीवी है अंजुमन, तुम इससे अदब से बात करना। मेरी मालकिन तो अपने आपे में ही नहीं रही थी। उसने मुझे खूब सख्त सख्त बातें सुनाई थी। कहने लगी कि तुम जैसी एहसान फरामोश औरत मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैंने तुम्हें इस माशरे में इज्जत दिलवाई और तुम मेरे ही घर पर नाका लगाकर बैठ गई हो। मेरी मालकिन मेरे साथ जितना बुरा सलूक करती, जमशेद उससे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने लगते थे। जमशेद को लगने लगा था कि मैं तो बहुत ही अच्छी औरत हूँ क्योंकि मैंने कभी पलटकर अपनी मालकिन को जवाब नहीं दिया था।
हमेशा चुपचाप उनकी बुरी बुरी बातें सुनी ही थी। और एक दिन ऐसा भी आया कि जमशेद ने मेरी खातिर अपनी पहली बीवी को घर से निकाल दिया था। मैंने पार्लर वगैरह का काम छोड़ दिया था और जमशेद के पैसे पर ऐश करने लगी थी। अब मैं हर चीज की मालकिन बन चुकी थी। अब कहीं जाकर मेरी रूह को जरा चैन आया था। और फिर अल्लाह पाक ने मुझे मुजम्मिल से नवाज दिया था। मेरी मालकिन शादी के 7 साल बाद भी बे औलाद थी। जब मैंने शादी के 1.5 साल बाद ही जमशेद को वारिस दे दिया तो वो मेरे और भी ज्यादा कदरदान बन गए थे। मैं न जाने कब तक माजी के झरोकों में यूं ही खोई रहती अगर मेरे मोबाइल की बेल न बजती। मैंने चौंक कर अपने मोबाइल को देखा था और ये मेरी एक अमीर कबीर दोस्त का फोन था। मैंने फोन उठा लिया तो उसने पहला जुमला ही ऐसा बोला था कि मैं चलकर खाक हो गई थी। कहने लगी, सादिया, मैंने सुना है कि तुम्हारे बेटे की 4थी तलाक हो गई है। भाई मुझे तो बहुत अफसोस हुआ। खैर तुम्हें अपने बेटे का इलाज करवाना चाहिए। न जाने बेचारे के साथ क्या मसला है। मुझे तो नफ्सियाती मसला लगता है। मैंने ये फोन बंद कर दिया था और अब ये सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि शायद मेरे माजी के गुनाह मेरे सामने आ रहे हैं। मैंने अपनी माजी में एक औरत का घर उजाड़ कर अपना तो बसा लिया था, मगर शायद इसी वजह से मैं आज तक अपने बेटे का घर बसाने से कासिर हूँ। हालांकि मेरे पास अल्लाह की हर नेमत मौजूद है, मगर इस अमर पर मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। हमारे घर का माहौल बहुत अजीब सा हो गया था। मेरा बेटा मुझसे नाला रहने लगा था कि मैंने उस पर शक कैसे किया, जबकि मेरी बेटी भी अब मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी। ये सोचकर कि अगर आपके बेटी का घर नहीं बस रहा तो फिर बेटी का घर क्यों नहीं बसाया जा रहा। मैं इस सबसे बहुत तंग पड़ चुकी थी। इस बात को जब 2 हफ्ते गुजर गए तो मैंने मुजम्मिल को अपने कमरे में बुलाया था। मैं बोली, मुजम्मिल, आज मुझे सारी हकीकत बता दो। शादी की रात तुम्हारे कमरे में ऐसा क्या होता है कि तुम्हारी बीवी तुमसे तलाक ले लेती है। उसने कंधे उचका दिए और बोला, अम्मी मैं नहीं जानता। इतना कहकर वो उठकर अपने कमरे में चला गया था। इतना तो मैं जान ही गई थी कि इस सब में सारा कसूर मेरे बेटे का ही है। वही कुछ ऐसा करता है जिससे उसकी तलाक हो जाती है, मगर वो मेरे सामने कभी सच नहीं बोलेगा। मैंने सोच लिया था कि अब दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगी, और अगर सच में मेरा बेटा कसूरवार हुआ तो पहले महविश की शादी कर दूंगी। अब मैं सबसे चोरी छुपे मुजम्मिल के लिए 5वीं बीवी ढूंढ रही थी और तब मेरे पास महविश आ गई। वो कहने लगी, अम्मी, मैंने अपने लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। आप मेरी शादी सादगी से कर दें। मुझे जहेज वगैरह भी नहीं चाहिए। बाद में अपनी बेटी की शादी करती रहेगा। मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसीलिए महविश के आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, तुम मुझे 1 महीने की मोहलत दे दो, फिर मैं तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से कर दूंगी। महविश सोच में पड़ गई और बोली, अम्मी, मैंने जहाँ इतना इंतजार किया है ये 1 महीना भी कर लूंगी, मगर 1 महीने का मतलब 1 महीना ही हो। मैंने उसे यकीन दहानी करवाई कि ऐसा ही होगा। खैर मैंने मुजम्मिल के लिए लड़की ढूंढने का अमल तेज कर दिया था और इस बार उसके लिए गूंगी लड़की ढूंढ ली थी। गूंगी लड़की मैंने ये सोचकर ढूंढी थी कि मैं उस लड़की को हाथ से जाने नहीं दूंगी, इस घर में कैद कर लूंगी, मगर अपने बेटे का घर हर हाल में बसा कर रहूंगी। इस शादी के लिए मैंने मुजम्मिल को अपनी कसम देकर मना लिया था। मैं बोली, अगर तुमने इस शादी से इनकार कर दिया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मुजम्मिल मेरी बातों में आ गया। उसने इस शादी के लिए हामी भर दी थी। लड़की कम उम्र थी, वालिदैन उसके भी गरीब थे। खैर मैंने ये शादी बहुत खुफिया अंदाज में की थी कि किसी को इल्म ही ना हो, और यूं जुमे के दिन फातिमा मेरी बहू बनकर घर आ गई थी। मैंने उसे मुजम्मिल के कमरे में बैठा दिया था और खुद लाउंज के दरवाजे के पीछे ही छुप गई थी। आज मैं अपने कमरे में नहीं गई थी, क्योंकि जब तक मेरी बहू मुझे लेने आती थी तब तक मुजम्मिल के कमरे से वो सारे सबूत गायब हो जाते थे जिसकी बिना पर मैं किसी को मौरूद इल्जाम ठहरा सकती थी। मैं मुजम्मिल के कमरे के बिल्कुल पास ही खड़ी थी ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो मैं फौरन मौका वारदात पर पहुंच जाऊं। खैर यूं ही खड़े खड़े 1 घंटा हो गया था और तभी मुजम्मिल के कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी थी। मैं एकदम से चौकन्नी हो गई थी। मेरी बहू गूंगी थी, वो चिल्ला नहीं सकती थी। मैं जल्दी से दरवाजे के पीछे से निकल आई तो उसने कमरे की जानिब इशारा किया। एक भी लम्हे की ताखीर किए बिना ही मैं कमरे में घुस गई थी और सामने का मंजर देखकर तो मेरी रूह ही लड़स गई थी, क्योंकि सामने ही सुर्ख जोड़े में मलबूस, चेहरे पर ढेरों ढेर मेकअप किए हुए महविश खड़ी थी। उसके हाथ में चाकू था जिससे वो मुजम्मिल की बीवी को डरा रही थी। मुझे देखकर महविश की सिट्टी गुम हो गई थी। इतनी देर में मुजम्मिल भी अपने कमरे में आ गया था। उसने जब ये मंजर देखा तो वो भी हैरान रह गया था। मैं बोली, महविश, तुम ये सब क्यों करती रही हो? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? तब महविश चीख कर बोली, शर्म मुझे आनी चाहिए या तुम्हें? घटिया औरत, मैं तुम्हारे माजी के मुतालिक सब कुछ जान गई हूँ। तुमने मेरी माँ से उसका शौहर छीन लिया, उसकी सारी जायदाद भी छीन ली, और फिर वही जुल्म तुम मेरे साथ भी कर रही हो। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए थी, मगर तुम्हें नहीं आई। मेरे हाथ मेरी माँ की डायरी लग चुकी है। मैं तुम्हारी असलियत जान गई हूँ। दरअसल महविश मेरी सगी औलाद नहीं थी, वो मेरी मालकिन की बेटी थी। जमशेद ने मुझसे शादी करने के बाद अपनी बीवी को बिल्कुल ही छोड़ दिया था, मगर न जाने 4 साल बाद उन दोनों की मोहब्बत कैसे जाग गई थी। जमशेद अपनी पहली बीवी के पास जाने लगा था और इस बार उन्हें औलाद भी हो गई थी, मगर फिर मेरी मालकिन का इंतकाल हो गया तो जमशेद महविश को मेरे पास ले आए थे। जमशेद ने मुझे मरते वक्त ये वसीयत की थी कि मुजम्मिल से पहले तुम महविश की शादी करना।
और मैंने उनकी ये बात मानने का इरादा किया हुआ था। मगर फिर यूं हुआ कि मेरे हाथ जमशेद की वसीयत लग गई, जिसमें साफ साफ लिखा था कि मेरे दोनों बच्चों में से पहले जिसके यहाँ औलाद पैदा होगी, सारी जायदाद उस बच्चे के नाम कर दी जाएगी। और तब मुझे सारी बात समझ आ गई थी। जमशेद अपनी सारी जायदाद महविश के नाम करना चाहते थे, जबकि मैंने भी ठान ली थी कि पहले शादी मुजम्मिल की ही करूंगी। उसकी औलाद हो जाने के बाद ही मैं महविश की शादी करूंगी। मगर न जाने उसे वसीयत का इल्म कैसे हो गया था। वो शादी की रात दुल्हन बनकर हाथ में चाकू पकड़कर मुजम्मिल की बीवी को डराती थी कि अगर तुम इस घर में रही तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जाहिर सी बात है, हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है। वो लड़कियां भाग जाया करती थी। मुजम्मिल को जब ये बात पता चली तो उसने बड़े अजीब अंदाज में मुझे देखा था, और फिर वो आगे बढ़ा और बोला, महविश तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मुजम्मिल ने सारी जायदाद महविश के नाम पर करके उसकी शादी उसकी पसंद की जगह पर कर दी थी। यहाँ तक कि वो घर जिसमें हम रह रहे थे वो भी महविश को दे दिया था। मुजम्मिल मुझे अपने साथ एक किराए के मकान में ले आया था। ये 2 कमरों का घर देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मेरे हिस्से में क्या आया, एक किराए का मकान और एक गूंगी बहू और ढेरों गुनाह। अब मुझे एहसास हुआ था कि लालच बहुत बड़ी बला है। इस लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मुझसे मेरी सारी इज्जत, दौलत, यहाँ तक कि सारी दोस्तियां भी छिन चुकी थी। काश मैं ये सब न करती। काश मैंने अपने लिए जहन्नुम का ईंधन इकट्ठा न किया होता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।